अच्छा, अब हम देखेंगे बेटा पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स कहते हैं शुगर को, या सेक्रोन से ये लफ्ज़ निकला है शुगर। अब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जब मिलते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनता है। ये पॉलीमर होते हैं बेसिकली, कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो कि मोनोमर का काम करते हैं, वो कंबाइन करते हैं और हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उसने पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि पॉलीसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास विच ईल्ड्स ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि इसमें बहुत सारे जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो इसका हाई मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो अब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिले हैं तो जाहिर बात उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। और जब इसको तोड़ा जाएगा, यानी कि इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, इसको जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। कि आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को वाटर के इस्तेमाल से उसको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे मोनोमर्स के अंदर तोड़ दें तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ेंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हमारे पास जितने मोनोसेक्राइड्स उससे कंबाइन किए होंगे तो वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स अलग हो जाएंगे। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है जो आप लोग फेमिलियर भी है, जिनका नाम काफ़ी दफ़ा आप सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, वो है स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज इम्पोर्टेंट और कॉमन जो है वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं। इसका जो इन दोनों का फार्मूला उसने यहाँ पर इन दोनों का फार्मूला यहाँ पे उसने बताया है जी, कि हमारे पास इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H10O5N। ये इसका बेसिकली ये उसका रिपीटिंग यूनिट में हमारे पास आता है, साथ में उसने छोटा सा n भी लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे हमारे पास इस तरह के कंबाइन करेंगे और ये हमारे ये जो C6H5O10 ये एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो पॉलीमर में बार बार यूज़ होता है और वो एक कॉन्टीन्यूस चेन या एक पूरा मॉलिक्यूल जिससे बनता है। तो ये रिपीटिंग यूनिट का उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया कि ये C6H10O5 है। बेसिकली ये पॉलीमर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पर उसने पीछे हमने बात की ओलिगोसेक्राइड और उस ओलिगोसेक्राइड के साथ हमने किसका जिक्र किया था जी? मोनोसेक्राइड्स का। और लिगोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जो है ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स हैं और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। जबकि हमने बात की थी मोनोसेक्राइड्स और लिगोसेक्राइड्स में, हमने कहा था कि दोनों वाटर सॉल्युबल हैं लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट लेस होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन शुगर्स, इसको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं। अच्छा जी, इनका जो इनके फंक्शंस हैं, जो प्रिंसिपल फंक्शंस जो है एनिमल्स में और प्लांट्स में, जो दो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन उसने बताया जी ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। एनर्जी स्टोरेज प्लांट्स अगर हम बात करें, यहाँ पर उसने लिखा जी दे आर एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। तो ये बिल्डिंग स्टोरेज का काम करते हैं। जिस तरह सेलुलोज की बात कर रहे हैं तो सेलुलोज आपको तो आइडिया है ये है कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज ही तो होता है केमिकल, ठीक है, वो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। उसके बाद स्टार्च की अगर हम बात कर लें, ग्लाइको, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं जी ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स मेम्ब्रेन में जो है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है उसमें ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होती है अलॉन्ग विद प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स उस फॉर्म में भी हमारे पास मिल जाती है जी। तो इसलिए इसने कहा कि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, यानी कि ये सेल्स के स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अपना अहम किरदार अदा करती हैं। जिस तरह प्लांट की सेल वॉल को सेलुलोज सिंथेसाइज करती हैं जी। अच्छा, इसके बाद प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को अब प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होगा। और एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होती है। और ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स के लीवर में और मसल्स के में स्टोर होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम इनका वन बाय वन स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्टार्च जो है, हमारा जो है मेन सोर्स है डाइट का। ह्यूमन डाइट के जो मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट में है वो स्टार्च। हम ज़्यादा स्टार्च यूज़ करते हैं। स्टार्च
जिस तरह किस किस फॉर्म में हम इसको स्टार्च का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। स्टार्च हम वीट की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, राइस की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, मेज़ की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, पोटैटोज़ है, बार्ले एटसेट्रा और बेशुमार हमारे पास प्लांट्स जो हम यूज़ करते हैं एज फॉर द पर्पस ऑफ आवर डाइट या फूड के तौर पर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से चंद का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि इनमें मेजर कंटेंट जो होता है ना वो हमारे पास स्टार्च होता है, तो इसको हम एज अ फूड एज अ डाइट जो है वो यूज़ करते हैं। अब पॉलीमर है, स्टार्च पॉलीमर है, तो जब ये पॉलीमर है तो इसका जो मोनोमर वो याद रखना है जी आपने, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। जस्ट ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर, यानी कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज की जो है कॉन्डेंसेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है और वो हमारे पास एक पॉलीमर स्टार्च बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा कि स्टार्च प्योर कंपाउंड नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है, दो पॉलीसेक्राइड्स का मिक्सचर होता है। एक इसमें अमाइलोज होती है, स्टार्च के अंदर दो पॉलीसेक्राइड होते हैं, याद रखिएगा, और इनके नाम भी एमसीक्यूज़ में बड़े इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये दो होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो होते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और ये डीप ब्लू कलर देगा जब इनको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। आयोडीन, अगर अमाइलोज के सोल्यूशन में आप आयोडीन के चंद ड्रॉप्स ऐड कर देंगे तो उसका कलर जो होगा वो हमारे पास ब्लू कलर होगा, उसका कलर हमारे पास ब्लू हो जाएगा। लेकिन अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो अमाइलोपेक्टिन ना तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और ना ही ये कोई कलर भी देगा। ये अमाइलोपेक्टिन है, ना ये वाटर सॉल्युबल है और ना ही ये कोई कलर देगा। अच्छा, और जो नेचुरल स्टार्च है, नेचुरल स्टार्च में जो नेचुरली हमारे पास पाई जाती है उसमें 10 to 20% अमाइलोस होती है और 80 to 90% जो है वो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन मौजूद होता है। और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कहते हैं इट इज़ यूज इन कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर टू इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटीज़। स्टार्च को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जी? उसने कहा है कि ये पेपर की कोटिंग के लिए और पेपर की साइजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी राइटिंग जो अच्छी क्वालिटी वाला जो पेपर होता है वो बनाने के लिए हम स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ड्रिंग में, और इसके अलावा ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग। ग्लूकोज को कैसे मैन्युफैक्चर करना है हमने ऊपर पढ़ा है कि जो स्टार्च है ये हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि जब आपके पास बना ही ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से है, ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो जब इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, जब इसको तोड़ोगे तो उससे आपके पास क्या मिलेगी? ग्लूकोज मिल जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज के साथ यहाँ पर आगे लिखा इथाइल अल्कोहल। आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में अगर याद हो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम मोलेसिस से भी एथानॉल प्रिपेयर कर सकते हैं या इथाइल अल्कोहल, और दूसरे नंबर पे हमारे पास लिखा था कि हम स्टार्च से भी एथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। और नीचे अगर आप देखेंगे ये जो ये टेबल दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है, इसमें जो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोस, ये अमाइलोस का स्ट्रक्चर है। और इसमें जो लिंकेजेस हैं वो भी आपने याद रखनी है कि अमाइलोस के अंदर जो लिंकेजेस होती हैं वो हमारे पास 1,4 होती है, यानी कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, एक ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, दूसरा अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये है। अब इसमें ये जो कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है, अगर इस साइड से काउंट करें, ये कार्बन 1, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला कार्बन 4 है, तो ये 1,4 लिंकेजेस होती हैं इसमें, यानी कि पहले अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का चौथे कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनमें लिंकेजेस बनती हैं। तो ये 1,4 लिंकेजेस होती हैं इसमें अमाइलोस में। जब हम आते, और ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती अमाइलोस के अंदर। अब हम नीचे बात करते हैं जी अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 2 तरह की लिंकेजेस पाई जाएंगी। अब अगर नोट करें तो ये 1,4 तो है ही है और साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी होती है और ये ब्रांच में आ जाता है। आप अब यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपके पास स्ट्रेट चेन चल रही थी, लेकिन उसके साथ यहाँ पर ये एक ब्रांच भी लगी है, तो ये ब्रांचिंग में भी आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेलुलोज। हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज जो है हमारे पास अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, ये भी हमारे पास स्ट्रक्चरल अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है। स्ट्रक्चरल और अबंडेंट इसलिए क्योंकि ये प्लांट का मेजर कंटेंट है, प्लांट के सेल वॉल में आपको मिलता ही सेलुलोज है, ठीक है। और इसी वजह से इसने लिखा है, अगली लाइन में अगर आप रीड करें तो उसने लिखा कि 100 बिलियन टन ऑफ सेलुलोज आर प्रोड्यूस ईच ईयर बाय प्लांट्स, यानी कि हर साल जो पौधे जो है सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं वो 100 बिलियन टन
जो है वो सेलुलोज हमारे पास प्रोड्यूस होता है। और इसमें एग्जांपल दी थी, जो कॉटन हम यूज़ करते हैं, जो रुई होती है, वो 99% प्योर सेलुलोज होती है हमारे पास कॉटन जो है। अच्छा, इसके बाद वुडी पार्ट्स जो है, वुडी पार्ट्स में भी 50% सेलुलोज मौजूद होता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया स्टार्च और सेलुलोज में, कि स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था और ये हमारे पास जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ इस लाइन पे जो मैंने सर्कल किया इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अच्छा जी, इसके बाद इट इज़ प्रेजेंट मेनली इन प्लांट किंगडम, क्योंकि मैंने बताया ये मेजर कंटेंट ही प्लांट का होता है, क्योंकि प्लांट के सेल वाल में पाया जाता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये मेजर प्लांट कंटेंट है और प्लांट किंगडम में ही ये मेनली पाया जाता है। उसके अलावा कुछ मेरीन एनिमल्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगली लाइन में से लेके इट इज़ अनब्रांच पॉलीमर। और जब हमने स्टार्च में बात की तो हमने कहा स्टार्च में दो चीज़ें आ जाती है, माइलोस भी आता है और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोस वहाँ पर अनब्रांच्ड होता है और जो दूसरा हमारे पास अमाइलोपेक्टिन वो ब्रांच में आता है। तो ये सेलुलोज जो है ये अनब्रांच्ड होते हैं, तो ये हमारे पास अनब्रांच्ड होते हैं। और इसके अलावा उसने लिखा है जी हमारे पास इसमें कितने ग्लूकोज रेजिड्यूज़ हो सकते हैं, 2500 हमारे पास अप टू 2500 जो है ग्लूकोज रेजिड्यूज़ ज्वाइन करते हैं। और कौन सी लिंकेजेस के थ्रू ज्वाइन करते हैं, ये बीटा 1,4 लिंकेजेस होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपके पास स्टार्च में अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस थी और अमाइलोस में अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस थी। अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 दोनों ही लिंकेजेस थी और यहाँ पर आपके पास है बीटा 1,4 लिंकेजेस पाई जाती हैं। और बिल्कुल जी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी डायग्राम, ये कॉन्टीन्यूस चेन की शक्ल आपको में दिखाई दे रही होगी, इसका स्ट्रक्चर जो है। अच्छा, इसमें देखें ये कार्बन, ये बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 है और इधर ये जो है ये कार्बन 4 है। ये आपके पास कार्बन 4 और 1,4 बीटा डी ग्लूकोज लिंकेजेस होती है इसमें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्लाइकोजन। ये हमारे पास ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन जो है अब हमने पढ़ा है कि ये मेजर एनर्जी रिज़र्व प्रोडक्ट होता है एनिमल का, कि एनिमल में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है उसमें। और इसको स्टोर कहाँ करते हैं, ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर किया जाता है और मसल में इसको स्टोर कर दिया जाता है और ये मेन एनर्जी प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का। अच्छा, इसके अलावा इन द सेम वे स्टार्च फंक्शन ग्लाइकोजन इज़ देयर फॉर, इस वजह से हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को। और यहाँ पे उसने इसके बाद लिखा है इससे स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिजेंबल विद दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कि ये अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबलेंस करता है। अमाइलोपेक्टिन के में रिजेंबलेंस किस तरह से करता है जी, अमाइलोपेक्टिन में हमारे पास 1,4 लिंकेजेस भी हैं और 1,6 लिंकेजेस भी होती हैं। और इसमें भी इसी तरह से ग्लाइकोजन में 1,4 लिंकेजेस भी हैं और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी मौजूद होती हैं। ह्यूमन ग्लाइकोजन इज़ मच मोर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल दैन अमाइलोपेक्टिन, तो इनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती हैं और ये भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो जब इसकी हाइड्रोलाइज की जाती है तो ये भी हमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज के यूनिट्स प्रोवाइड करता है। तो ये था जी आज का हमारा बायोपॉलीमर का टॉपिक, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का वाइंड अप किया अपने टॉपिक।